हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। यहाँ पे आज हमारा अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो आज इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि काइनेटिक एनर्जी होती क्या है। ठीक है, इसको प्रेजेंट किया जाता है किसी कैपिटल के से इसको किया जाता है, डिनोट किया जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है, जूल होती है। और इसको कैपिटल के से प्रेजेंट किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब कोई गतिमान वस्तु होती है तो वो क्या करती है, कुछ ना कुछ कार्य करती है। तो वो जो कार्य की माप होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। सपोज करो कि एक पत्थर उठा के हमने क्या किया, किसी कांच के टुकड़े पे दे मारा, तो क्या होगा, कांच का टुकड़ा टूट जाएगा। या फिर बहता हुआ पानी जो होता है वो क्या करता है, वो पुल को, सड़क को, या फिर जो रेलवे की लाइन होती है उसको क्या करता है, बहा के लेके चले जाता है। तो इसका मतलब कि उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी थी ना, तो उसमें जो एनर्जी थी उसी को बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये एनर्जी आती कहाँ से है, ये जो एनर्जी आती है ये उसकी गति के कारण आती है। ठीक है, एनर्जी जो होती है उसमें जो गति होती है, उसकी गति के कारण उसमें एनर्जी आती है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम बोले कि इसमें गतिज ऊर्जा की माप जो होती है, गतिज ऊर्जा की माप। ठीक है, यहाँ पे देखो मान लो क्या है, एक ये बॉडी है जिसपे F फोर्स लगाया गया। ठीक है, एक बॉडी है जिसपे F फोर्स लगाया गया और ये क्या हुई, इसका जो द्रव्यमान है वो m है। ठीक है, इस पे जब क्या किया गया, इस पे फोर्स अप्लाई किया गया तो ये क्या किया, s दूरी तय की। ठीक है, ये जो m द्रव्यमान की वस्तु थी उसने क्या की, s दूरी तय की। और इसका जो वेग था ना वो v हो गया, इसका जो वेग था वो v हो गया। तो हम कह सकते हैं कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है और उसको गति अवस्था में लाने के लिए उस पर जो कार्य किया जाता है, तो वो जो कार्य की माप होती है उसी को क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं हम वस्तु की गतिज ऊर्जा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो गतिज ऊर्जा होती है, क्या होती है, गतिज ऊर्जा के, यहाँ पे वस्तु की गतिज ऊर्जा, वस्तु की गतिज ऊर्जा के द्रव्यमान m तथा वेग v में संबंध। ठीक है, तो देखिए अगर हमने क्या किया, हमने इस पर क्या किया, बल लगाया, F बल लगाया, और ये क्या की, इसमें जो है त्वरण उत्पन्न हुआ। अब जैसे हम बल लगाएंगे तो क्या होगा, इसमें एक त्वरण भी उत्पन्न होगा ना, एक्सीलरेशन, त्वरण उत्पन्न होगा। तो त्वरण उत्पन्न होगा तो क्या होगा, ये कुछ दूरी चलेगी और उसके बाद इसमें क्या होगा, v वेग उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसमें हम बल लगाएंगे तो हमने क्या पढ़ा था, न्यूटन का गति विषयक जो दूसरा नियम है, न्यूटन के दूसरे नियम से, देखिए न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होता है, F बराबर m में होता है ना, F बराबर m में होता है, या फिर हम कह सकते हैं F बराबर A इज इक्वल टू F अपॉन m। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये तो क्या था, ये बल लगाने से, जब वस्तु पर बल लगाया तो त्वरण A उत्पन्न हुआ। अब जब त्वरण A उत्पन्न हुआ तो न्यूटन के दूसरे नियम से क्या होगा, F बराबर m में हो जाएगा और A इक्वल टू अपन m हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखना, माना s दूरी चलने के बाद वस्तु v वेग प्राप्त करती है। ठीक है, अब मान लिया ये दूरी क्या हुई, ये वस्तु जो हुई s दूरी चली, उसके बाद ये v वेग प्राप्त करती है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो न्यूटन के गति के तृतीय नियम से, अच्छा तृतीय नियम क्या था, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस का 2as, क्या था, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस का, सॉरी v स्क्वायर इज इक्वल टू
यू स्क्वायर प्लस का 2as, ठीक है। माइनस नहीं, माइनस कब होगा, जब यहाँ पे हम a के बजाय में क्या गुरुत्वीय त्वरण यूज करेंगे, मतलब कि कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है तो वहां पे क्या होगा, जो g होगा वो निगेटिव लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस का यू स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से हम a का मान इसमें रखेंगे तो 2 यहाँ पे f अपॉन में m इंटू में s वी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, अब चूंकि इसका प्रारंभिक वेग कैसा था, शून्य था, तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे 0 का स्क्वायर, तो इसका कोई महत्व तो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इधर इधर ले आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2f s अपॉन में m इज इक्वल टू वी स्क्वायर, या यहाँ पे हम लिखेंगे fs, क्या होगा fs इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होगा fs इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। ऊपर का हम इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, इधर हम ये क्या कर रहे हैं, इसको इरेज किए दे रहे हैं। तो हमको क्या मिला, हमको मिल गया कि f इंटू एस इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया ना। अब देखिए हम जानते हैं कि क्या होता है, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। देखिए इसको इक्वेशन 1 बनाया था, इसको इक्वेशन नंबर हम 2 बना देते हैं। तो यहाँ पे W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F, अच्छा इसमें विस्थापन कितना था, S विस्थापन हो रहा था, इसको हमने बना लिया समीकरण नंबर 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो W इज इक्वल टू FS, अब यहाँ पे हम लिखेंगे बाई 1 एंड 2, ठीक है। 1 एंड 2 से क्या हो जाएगा, ये W इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने बताया कि वस्तु पर किया गया कार्य, वस्तु द्वारा किया गया कार्य ही गतिज ऊर्जा के की माप होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम W की जगह क्या रखेंगे, K रखेंगे, और K इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए इससे एक और चीज हमको मिलती है, यहाँ पे क्या निकल के आया, अगर हम देखिए ये जो K है, ठीक है, अब 1/2 तो क्या है, कांस्टेंट है, तो इसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि K प्रोपोर्शनल टू M एंड K प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि गतिज ऊर्जा K वस्तु के द्रव्यमान M के समानुपाती होती है। ये तो एक नंबर, दूसरा नंबर क्या है, गतिज ऊर्जा, यहाँ पे क्या होगा, गतिज ऊर्जा के वस्तु के वेग v के वर्ग के समानुपाती होती है, ठीक है, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि K इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, ठीक है। इस पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है, यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको आप लोग सॉल्व करके और कमेंट में बताइए इसका आंसर कितना होगा। यहाँ पे लिखेंगे यदि किसी वस्तु के द्रव्यमान को 2 गुना कर दिया जाए और उसके वेग को आधा कर दिया जाए
तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको जो है इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप आंसर देते हैं तो हम समझ जाएंगे कि जो हमने ये बताया था, ये फॉर्मूला, ये कॉन्सेप्ट आपके ये समझ में आ गया है। अगर समझ में आया हो तो आप इसका आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू।